गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नया सेक्शन शुरू किया जाए कि कुछ क्वेरी है आपकी? सर डाउट है 3। मुझसे बोलो। सर टारगेट है आपके पास? हाँ, टारगेट है मेरे। असाइनमेंट सर में पेज है नंबर 176 पे 36। 76। ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके नियरर एक ऐसे लूप प्लेस करा गया। और इस पे फोर्स के बारे में ऑब्जर्वेशन आपको बनाना है। तो जितनी आपको जानकारी दी गई है उस जानकारी को अगर हमको थोड़ा सा समराइज कर लें सिंप्लिसिटी के लिए, तो देखिए ये मान लीजिए कि एक कंडक्टिंग वायर लॉन्ग स्ट्रेट, उसके फ्रंट में एक रेक्टेंगुलर लूप को हमने प्लेस कर दिया। जिसकी ये वाली जो यस लेंथ है सर। ये हमने ए कह दी, ये जो विड्थ है इसको हमने बी कह दिया। ठीक है। और यहाँ से ये जो सेपरेशन है वो हमने एल के रूप में जो है वो मेंशन कर दिया है। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा कि अगर इसमें करंट जो है इधर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसके लोकेशन पे जो फील्ड होगी V1 वो आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई डिवीजन में 2 पाई L से। अगर इसमें यस सर। करंट आई नॉट कर देते हैं तो आई नॉट, और उसके कारण इस आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और वो फोर्स या पॉइंट जो है आप लिख सकते हो म्यू नॉट। अगर इस लूप में करंट आई कह रहे हो तो म्यू नॉट आई डिवीजन में 2 पाई L इंटू बी से लिखा जाएगा। दैट विल बी द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर यस सर। लूप। ये इस पर्टिकुलर वायर और इस वाले वायर और इस वाले वायर पे तो जो फोर्स होगा वो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि हर एक यस सर। इसके एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इधर में आपको एलिमेंट मिलेगा जो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का होगा। F2 मान लो कि उसको नाम दिया है, तो सिमिलर वे में आप उस फोर्स को लिखना चाहोगे F2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाई 2 पाई L प्लस ए ना। यस सर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई? नेट फोर्स जो हमारा मिलेगा वो F1 माइनस F2 के रूप में लिखा जाएगा। हम्म। और ये हमारा हो जाएगा, घटा दो जरा, म्यू नॉट आई बी डिवीजन में 2 पाई L माइनस म्यू नॉट आई बी डिवीजन में 2 पाई L प्लस ए।
या ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एल इंटू एल प्लस ए को कॉमन निकाल लेते हैं। तो इधर में बी तो बाहर निकल ही चुका है, एल प्लस ए और इधर में माइनस का ए, तो ए हो जाएगा। यस सर। ए इंटू बी, देखो तो ये एरिया हो जा रहा है। और यस सर। एल प्लस ए इंटू एल, ये जो सेपरेशन है उसका ज्योमेट्रिकल मीन का दो स्क्वायर हो गया, है ना। ज्योमेट्रिकल मीन के स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यस सर। तो आपको क्या मिला कि अगर बहुत छोटा लूप है, सर्कुलर लूप है, रेडियस इसका ए बोला गया, तो इसकी एरिया लिखोगे तो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और जो सेपरेशन है यहाँ से उसका बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर ये ए है और ये बी है तो ए स्क्वायर अपॉन यस। बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बी नहीं डी दिया है तो डी यस सर। लिख लो, डी डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और बीच का जो सेपरेशन है इसके स्क्वायर के सेपरेशन का जो है स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ज्योमेट्रिकल मीन का स्क्वायर। यस सर। ये जस्ट जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है उस इंफॉर्मेशन के आधार पे ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यूज किया है। यस सर। सर 55 नंबर। 55। वैसे इसका दूसरा तरीका भी है, बट वो आप लोगों को चूंकि बताया नहीं गया इसलिए वो हमने यूज नहीं किया। An electron moving along the x-axis with an initial energy of 100 electron volt enters a region of magnetic field V. The field extends between x equals to 0 to x equals to 2 centimeter. The electron is detected at point Q on the screen 8 centimeter away from the point S. The distance T between point P and Q on the screen is। हमको प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि एक पर्टिकुलर विड्थ है डी की, जो कि 2 सेंटीमीटर का दिया गया है। इसमें अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है P। और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से थ्रो किया जा रहा है, इसकी अपनी कुछ स्पीड होगी, कितनी होगी वो लिखना है। तो हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, ये आपको एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हम्म तो यहाँ से स्पीड आप यस लिख सर। सकते हो कि स्पीड जो होगा ट्वाइस ऑफ ई बाई एम, रूट के अंदर इस स्पीड से इसको थ्रो किया गया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आपके पास जानकारी क्या बनेगी कि इस पे जो फोर्स लगेगा उसके इन्फ्लुएंस में एक सर्कुलर ट्रैक को ये फॉलो करता हुआ मूव करेगा। इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो आपको मालूम है कि एम बी बाई क्यू बी से आप लिखते हो। यस सर। हम्म तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ई बाई एम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू बी लिखा जा सकता है, यस या सर। ट्वाइस ऑफ ई एम रूट के अंदर डिवाइडेड बाई ई बी। अब इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कल बिना कैलकुलेशन के आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। जरा एक बार की कैलकुलेट कर लीजिए कोई जन। ये हो जाएगा 2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये 100 लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई
9.1 into 10 to the power minus 31 divided by electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 b स्क्वायर यानी कि 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 6 और ये पूरा रूट के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ई से यस ऊपर सर। नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ये ई जो है रूट के अंदर का। जरा इसको कैलकुलेट करके बताना कितना मिला रेडियस, कोई है? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ। हम्म, कर रहे हो कि हम करें? हेलो। सर एक मिनट। हम्म, 2.75 into 10 raised to minus 2। 2.75 into 10 to the power minus 2 मीटर यानी कि 2.75 सेंटीमीटर ना। यस ठीक है, सर। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये लिखना है। तो आपको मालूम है कि साइन थीटा जो होगा वो डी बाई आर से लिखा जाता है। यस सर। डी की वैल्यू 2 दी गई है, डिवाइडेड बाई 2.75। ये थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, जरा देखना तो। मैं ही कैलकुलेट करूँ तो। 2 multiplied by 100 multiplied by 9.1 exponential minus 31 divided by 1.6 multiplied exponential minus 19 divided by 1.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 ये मिला। और इसको करना है क्यूब रूट स्क्वायर रूट के अंदर। डाल दें आंसर। तो ये आपको 2.7537 2 डिवाइडेड बाय 0.72 5 इनवर्स करना। सर हाँ जी। सर ये रेडियस 2.25 आएगा, तो एक और 1.5 दूसरा रह गया लिखना। हाँ मतलब बी स्क्वायर लिखना है ना, तो आपने हाँ 1.5 एक ही बार लिखा है। कौन सा? हाँ हाँ 1.5 का स्क्वायर, हाँ। तो हाँ कितना आया? सर 2.25। 2.25। 2.25। यस सर। ओके, तब तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 2.25 का मतलब कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय 4। 9 डिवाइडेड बाय 4 यस यानी सर। कि 8/9 आ जाएगा ना।
यस सर। 8/9। साइन थीटा की वैल्यू 8/9। और यहां से जब ये निकलेगा तो ये आगे ऐसे सीधे चलता चला जाएगा भाई। हम्म। यस सर। ये आगे ऐसे सीधे चलता चला जाएगा। ये भी एंगल जो होगा वो थीटा के बराबर होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा ये अगर लिखना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी कि जो ये हाइट है एच, ये आप लिखोगे r - r cos थीटा। यस सर। और फिर यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट जो होगी h1, ये लिखोगे। ये डिस्टेंस आपको दिया ही है, यक्स 6 सेंटीमीटर शायद, है ना। यस सर। h1 जो हो जाएगा यक्स tan थीटा। तो टोटल PQ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, r - r cos थीटा और प्लस यक्स tan थीटा, है ना। यस सर। ये आप कैलकुलेट कर लो। थीटा की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, साइन थीटा मिल गया है तो कॉस थीटा भी लिख लेंगे और tan थीटा भी लिख लेंगे। ये 8 है, ये 9 है, तो 9 81 में से 8 28 64 चला जाएगा, 64 में से 81 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा भाई, 6 1 7। हाँ, और ये 7 17। में से 17, √17। तो कॉस थीटा की जगह पे √17/9 लिखेगा और tan थीटा की जगह पे 8/√17, और ये कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस ये आपको। ठीक है। यस सर। ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आते हैं वो ऐसे आते हैं जिसमें ये जो डी मिलता है वो आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा मिलता है। यहाँ पे कंपेरेबल हो गया, है ना। तो डी अगर आर से यस बहुत सर। छोटा होगा तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हम्म। अभी जो है ये फाइनाइट एंगल हो गई है तो इसलिए थोड़ा सा टीडीएस का कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट, सर 59। ए वेरी लॉन्ग वायर ABDNDC is shown in the figure carrying a current I. Part AB and BC, AB and BC, AB ये हो गया and BC part are straight, long and at right angle. At D, wire forms a circular turn DM, DM and D of radius R. AB and BC part are tangent to the circular turn at N and D. Magnetic field at the center of the circle is
ये फिगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है भाई। यस सर, समझ ही नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसे होना चाहिए। या तो ये ऐसे होगा, तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर रही होगी, ये ऐसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी, है ना। यस सर। इस लूप में उल्टा करंट कैसे दौड़ा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, उल्टा कैसे फ्लो करेगा। या मान लो कि ऐसे भी मान लेते हैं, कि यहाँ से ये जुड़ा हो और यहाँ से ये जुड़ा हो। तो इस बार में करंट है, इस बार में करंट है, और यहाँ पे करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, ऐसे और ऐसे। तो सर्कुलर लूप के कारण तो जीरो हो जाएगा इस बार, और इस बार का जो फील्ड है वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये केस तो नहीं है, क्योंकि कैंसिल होता हुआ कोई इंफॉर्मेशन तो आपको दिया नहीं गया, है ना। जीरो वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये केस तो बनेगा नहीं। अगर ये सिचुएशन होगी तो आपको दिख रहा है ना कि इधर से करंट गई, ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक इधर से पार्ट गया, एक पार्ट इधर से गया, ठीक। और यहाँ से फिर इस वायर में जा रहा है। तो सर्कुलर लूप में एक जगह से करंट इंटर करे, दूसरी जगह से लीव करे, तो लूप के कारण तो फील्ड सेंटर पे जीरो होता ही है, हाँ। यस सर। वायर के कारण फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगा, इस वायर के कारण फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर जाएंगे। यस सर। तो ये केस में तो जीरो हो जाएगा। इस केस को देखिए, तो इस केस में क्या है कि इस वायर के कारण जो फील्ड होगा वो अंदर की तरफ, और इस वायर के कारण जो फील्ड होगा बाहर की तरफ। तो ये थ्री फोर्थ जो सर्किल है उसके कारण यहाँ पे केवल फील्ड होगी, और थ्री फोर्थ के कारण जो फील्ड है वो अगर लिखना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन है म्यू नॉट आई इंटू, एंगल कितना हो जाएगा भाई, 3 पाई बाई 2, है ना, डिवाइडेड बाई यस सर। 4 पाई और आर। ये फील्ड को लिखने का एक्सप्रेशन है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8 आर आ जाएगा इस वाले सिचुएशन में। तो अभी ये कैसे बांट रहा है करंट, यही नहीं दिख रहा, यहाँ पे जुड़ेगा कैसे। जुड़ेगा तो इधर से इधर चला जाएगा, फिर आएगा तो इधर से फिर ऐसे करंट कैसे जाएगा। इस लूप, दोनों के लूप के करंट को, ठीक है, क्या करना है, जो दिए दिखाए हैं उसके हिसाब से लिख देते हैं, हाँ? यस सर। जो दिखाए हैं उसके हिसाब से खाली लिख देते हैं, क्यों। यस सर। बट वो फ्लो नहीं करेगा, ये तो इतना तो क्लियर। जो दिखाए उसके हिसाब से लिख देते हैं, मान लो कि ये हमको कह दिया, तो इस वायर में जो करंट है और इस वायर में जो करंट है उसके इन्फ्लुएंस में आपको यहाँ पे फील्ड के लिए इंफॉर्मेशन, तो वहाँ कई कॉम्प्लिकेट सी आ जाएगी, कैसे होगा करंट ऐसे फ्लो कैसे करेगी। यस सर, समझ ही नहीं आ रहा था। नहीं फ्लो करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये मिसमैच है इंफॉर्मेशन।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिए। मान लो आई आई मान करके जो लेमैन की तरीके से हो सकता है वो कर लेते हैं। हाँ, ये वायर के कारण यहाँ पे फील्ड अंदर, ये वायर के कारण फील्ड बाहर, कैंसिल। ठीक है, ये वाले वायर के कारण यहाँ पे फील्ड होगी, मान लो कि इसमें भी आई कर लेते हैं और इसमें अंदर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा भाई फील्ड। तो इसके कारण जो फील्ड है वो बाहर की तरफ फील्ड है। और बाहर की तरफ फील्ड कितनी हो जाएगी सर्कुलर लूप के कारण? म्यू नॉट आई डिवीजन में 2r से लिखा जाएगा भाई। यस सर। ये बाहर की तरफ सर्कुलर लूप के कारण, और इतना जो पार्ट वायर का है उसके कारण अगर हमको फील्ड लिखना है तो स्ट्रेट वायर से इस पॉइंट का जो सेपरेशन है वो तो आर का हो गया। एक एंड को मिलाया तो यस एंगल सर। 0 है, और दूसरे एंड का जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, यस बनेगा सर। 45 डिग्री। तो यस ये सर। हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवीजन में 4 पाई r, और sin 45 का मतलब हो जाएगा 1/√2, है ना। यस सर। और ये इसके कारण भी जो फील्ड आपको मिलेगी वो बाहर की तरफ ही मिलेगी। तो दोनों की वजह से फील्ड बाहर की तरफ है ऐड होगा। तो कितना आता है जरा देखिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2r प्लस म्यू नॉट आई डिवीजन में 4 पाई r इंटू √2। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r को अगर बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर में पाई बाहर बच जाएगा और इधर में कितना बचेगा? 1/√2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं सर, मेरा भी ऐसा ही आंसर आया था, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। तो ये भी सिचुएशन जो दिए हैं वो भी नहीं दिख रही है। 2020, 1 मिनट 2020 का तो कई थे, वो भी तो होगी। 2020 में तो कई सेशन भी तो होगा, किस सेशन का पेपर है ये मालूम होता तो मैं खोज लेता। कैसे कैसे कैसे? तो 19 में 20 का दिखाई नहीं रहा है। अल्लाह। रिंग हिस्टैरिसीस लूप पे है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ज्योमेट्रिकल स्फीयर है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, आयरन रॉड, सर्कुलर कॉइल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल बार मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिज्म।
सॉलिड वाइट, स्टैटिक ससेप्टिबिलिटी। हमारे पास जो पेपर मिल रहा है इसमें तो 20 में ही दिखा नहीं रहा। किसी शिफ्ट में आया होगा, बहुत सारी शिफ्ट हुई है ना। यस सर। इक्कीस, 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 इक्कीस। 1 मिनट रुको, देख देख रहे हैं। इक्कीस। सर्कुलर। आंसर क्या दिया है? लास्ट वाला चौथा ऑप्शन दिया है क्या? देखो जरा पीछे। दूसरा वाला ऑप्शन दिया क्या है? μ0I/2R। 59 का आंसर देखो सर क्या है। तीसरा दिया है। थर्ड वन। यस सर। इस स्ट्रेट पार्ट ऑफ वायर के कारण यहाँ पे फेंटो सेंटर ये हो गया, आर की दूरी हो गई, और एक एंड का एंगल हो गया 0, दूसरे एंड का एंगल हो गया 45 डिग्री। तो μ0I/R। नहीं भाई, तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। सर क्वेश्चन में दिक्कत है सर। हम्म। सर हाँ जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने भी पूछा। हाँ बोलिए। सर चैट पे भेजा। सिंगली चार्ज
Magnesium ion are accelerated through the kinetic energy of this and are projected perpendicularly into the magnetic field B of this. Find the radius of the circle formed if there are also singly charged ion of isotope of -26. What would be the radius of this? एक जगह पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, कुछ गिवन है। इसमें एक मैग्नीशियम आयन है जिसका मास नंबर आपको 26 या 24 कुछ दिया हुआ है ए, और ये सिंगली आयनाइज है, एक चार्ज पॉजिटिव का है और इसको सर्टेन काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, एनर्जी आपको गिवन। तो आपके पास जानकारी क्या है कि इसके द्वारा जो सर्किल ट्रेस होगा उसका रेडियस आप लिखते हो एम बी बाई क्यू बी से ना। एम बी यानी कि मोमेंटम लिखना है तो ट्वाइस ऑफ ई इंटू एम, रूट के अंदर ई फॉर एनर्जी है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू बी लिखा जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप एनर्जी लिख रहे हो तो 2 इंटू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लो कि ई लिख दिया। मास लिखना है तो मास नंबर इंटू एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो जिस मास के इक्वल होता है वो आप एम नॉट का रख देते हैं अभी यहाँ पे फिलहाल। इसकी वैल्यू हम लोग अभी प्लेस कर लेंगे डिवाइडेड बाई ई इंटू बी स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, रेडियस को लिखने का। अब इसमें वैल्यू रख दो, 2 इंटू एनर्जी कितनी दी गई थी, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इंटू 10⁻³ एटॉमिक मास नंबर 24 दिया गया है, और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1.67 आप ले सकते हो या 66 ले लो, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के होता है, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.6 टेस्ला, तो 0.6 का स्क्वायर कर दिया और इसको कर लो रूट के अंदर, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यस 24 मास नंबर वाले के लिए, और 26 वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 24 लिखा है इसी की जगह पे 26 लिख देना है। ठीक है, तो 26 लिखने के लिए क्या करें कि ये जो कैलकुलेशन करेंगे फिर इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसके लिए रूट के अंदर में 26/24 करके जो पहला वाला 24 वाले का रेडियस निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, क्योंकि आएगा ना, यही चीज आएगी ना, सारी चीजें तो वही रहेंगी। तो ये आपका हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। और भी किसी का है क्या कुछ, या आगे बढ़ा जाए? हम्म, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करते हैं। हमें ये मालूम है कि हर एक जो मटेरियल है वो एटम्स से मिलके बना है, और एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवोल्यूशन परफॉर्म करते हैं।
साथ में ये आपको शायद जानकारी हो कि ये न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी अपने एक्सिस पे जो है वो स्पिन भी परफॉर्म करते हैं, रोटेशन के साथ साथ स्पिन भी करते हैं, रिवोल्यूशन के साथ साथ। ठीक। पीछे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आपको बताया गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक लूप में घूम रहा है तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या कोई भी यस सर। चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अगर रोटेट कर रहा है तो वो भी जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है ना। जैसे रिंग के लिए या डिस्क के लिए निकाला गया था ना कि डिस्क है, इसको चार्ज दे दिया और इसको रोटेट करा रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था। तो ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ये अपना स्पिन परफॉर्म कर रहा है अपने खुद के एक्सिस के अबाउट, तो उसके इन्फ्लुएंस में इट इज हैविंग सर्टेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ये डाइपोल मोमेंट रखेगा, एज वेल एज कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग भी जो है वो डाइपोल मोमेंट रखेंगे। हम्म। शायद आपने पढ़ रखा होगा कि पेयरिंग जो है वो डाइपोल मोमेंट को जो है वो कैंसिल करता है ना। यस सर। तो किसी भी एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस का अपीयरेंस हो रहा है, तो उसके इन्फ्लुएंस में इन सब के द्वारा इंडिविजुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो जनरेटेड होगा, और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो डाइपोल मोमेंट होता है दैट इज मच लार्जर एज कंपैरिजन टू डाइपोल मोमेंट जनरेटेड ड्यू टू द न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि साइज इसकी बहुत छोटी है जिसके इन्फ्लुएंस में वो डाइपोल मोमेंट जो है वो बहुत छोटा पोजेस करता है। और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट को दूसरे के साथ कैंसिल करने की भी टेंडेंसी रखता है। तो किसी एक एटम को अगर हम देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एटम में न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है उसके करस्पॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रॉन का जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है उसके इन्फ्लुएंस में डाइपोल मोमेंट, इन सब का जो वेक्टर सम होगा दैट विल बी द टोटल डाइपोल मोमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एटम। ठीक है भाई। अब किसी एटम विशेष के लिए जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करने की टेंडेंसी भी रखता है। तो इफेक्टिवली अगर हम एटॉमिक स्केल पे देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो पोजेज कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जो कि एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पोजेज करते हैं। क्लियर है यहां तक की बात। एटॉमिक लेवल पे जब हम किसी एटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि एक मटेरियल का पार्ट है, तो उसमें ऐसे एटम्स हो सकते हैं जो कि एटॉमिक लेवल पे डाइपोल मोमेंट पर पोजेज करते हो, और कुछ एटम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एटॉमिक लेवल पे डाइपोल मोमेंट का एग्जिस्टेंस ना हो। क्लियर। अब कोई भी पर्टिकुलर यस सर। मटेरियल को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। मान लीजिए कि हम पहले ऐसे मटेरियल को देख रहे हैं जिनमें कि एटॉमिक लेवल पे डाइपोल मोमेंट का अपीयरेंस हो रहा है, तो इंडिविजुअल एटम के करस्पॉन्डिंग जो डाइपोल मोमेंट होगा इट विल हैव रैंडम ओरिएंटेशन, और जो थर्मल एजिटेशन होगा वो उस पर्टिकुलर रेंडमाइजेशन को बढ़ाएगा भी। तो जब आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल का एक वॉल्यूम को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसके द्वारा जो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोजेक्ट करा जाता है दैट कम्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि यस सर। हर एक इंडिविजुअल डाइपोल्स रेंडमली ओरिएंटेड है, संख्या इनकी बहुत बड़ी है, तो सारे वेक्टर्स का जो सम मिलता है दैट इज जीरो।
लेकिन जब आप ऐसे मटेरियल को जिनमें कि एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के प्लेस करेंगे, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसमें आपने प्लेस करा, तो हमने देखा है कि किसी भी डाइपोल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पे टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क जो है m क्रॉस b से लिखा जाता है। और इस टॉर्क का प्रयास क्या है कि डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाए। तो ये जो रैंडम ओरिएंटेशन हमारे पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर में डाइपोल्स का था, उनका सर्टेन डिग्री ऑफ अलाइनमेंट हम ऑब्जर्वेशन में पाते हैं। कुछ डाइपोल्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल को जिसके द्वारा एक बल्क में हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि इट इज नॉट हैविंग एनी डाइपोल मोमेंट, लेकिन जब हम इनको मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए इस मटेरियल को, तो हमको मिल रहा है कि इट इज हैविंग सर्टेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये जो यस मटेरियल सर। के द्वारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपने देखा है कि मैग्नेटिक डाइपोल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे ये यस सर। करंट करेंट लूप है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे ये फील्ड इधर की तरफ प्रोड्यूस करता है। और आप अगर देखो तो दोनों के डायरेक्शन को आप रिकॉल करिए, करंट करेंट लूप की वजह से जो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन देने का तरीका और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को का डायरेक्शन देने का तरीका दोनों सेम है। यस सर। तो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन ये, और फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी डायरेक्शन ये। तो अब हमारा अगर डाइपोल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे द्वारा जो अप्लाइड फील्ड है उसी के डायरेक्शन में होगा। यस सर। तो ऐसे मटेरियल के वॉल्यूम रीजन में अगर हम देखेंगे तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी हायर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। यस ठीक है सर। भाई, इन डाइपोल्स ने भी फील्ड प्रोड्यूस किया जिसका डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है जिधर हमने फील्ड अप्लाई किया था। तो नेट फील्ड जो है वो वेक्टर सम है ना सबका, तो नेट फील्ड जो होगी वो हमको मिलेगी क्या कि दैट विल बी हायर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। इस तरीके का जो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से हो गए? ऐसे मटेरियल्स जिनमें एटॉमिक लेवल पे डाइपोल का एग्जिस्टेंस होता हो, जिन्हें जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस मटेरियल के द्वारा एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोजेक्ट किया जा रहा हो जिसका डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में हो, और मटेरियल के वॉल्यूम रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड के कंपैरिजन में बड़ी हो। ऐसे मटेरियल को हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर? यस सर। अब दूसरे तरीके के मटेरियल की बात करते हैं जिसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। डायामैग्नेटिक क्या हो गए? हमने बोला कि एटॉमिक लेवल पे बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके की डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो है। जब ऐसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल्स इंड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हमारा मटेरियल हो गया जो उसमें कि एटॉमिक लेवल पे कोई डाइपोल नहीं है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करा, तो यहाँ पे इंडक्शन होता है। इंडक्शन से अपीयरेंस में आने वाली किसी भी फिनोमिना के लिए एक जनरल रूल है
जिसको अगले चैप्टर में हम लोगों को डिटेल में यूज करना है। पहले भी कहीं हमने आपको इस पर्टिकुलर रूल के बारे में बताया होगा, शायद आप रिकॉल करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, है ना। उसको बोलते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि इंडक्शन से अपीयरेंस में आने वाली कोई भी फिनोमिना इस तरीके से होती है कि जिस बेसिक काज से उसका अपीयरेंस हुआ है उसका वो अपोजिशन करती है। तो यहाँ पे जो डाइपोल्स इंड्यूस हो रहे हैं, ये जो डाइपोल्स इंड्यूस हो रहे हैं, उन डाइपोल्स के इंडक्शन का कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई करा है। तो ये जो डाइपोल्स हैं वो इस तरीके से फील्ड प्रोड्यूस करेंगे कि वो अप्लाइड फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड आपने इधर अप्लाई किया तो ये जो इंड्यूस डाइपोल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो नेट फील्ड जो हमारे इस मटेरियल के अंदर में होगी दैट विल बी स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड, क्योंकि दोनों का वेक्टर सम है भाई। तो ऐसे मटेरियल के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज स्मॉलर एज कंपैरिजन टू अप्लाइड फील्ड के। ठीक है। ये जो इंडक्शन वाली फिनोमिना है, ऐसा नहीं है कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल नहीं शो करते हैं, दे आल्सो शोज द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन यूनिवर्सल फिनोमिना है, कोई भी मटेरियल जो होगा वो शो करेगा। लेकिन यहाँ पे इंडक्शन के कारण जो डाइपोल्स जनरेट हो रहे हैं उनके द्वारा जो प्रोड्यूस फील्ड है दैट इज मच स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द फील्ड ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ दीज डाइपोल्स। तो इफेक्टिवली हमारे इस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर में फील्ड बड़ी हो जाती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में एज कंपैरिजन टू अप्लाइड फील्ड। डायमैग्नेटिज्म का जो बिहेवियर है ऑल मटेरियल शो करते हैं, चाहे वो डायमैग्नेटिक उनको कहो या ना कहो। ठीक है ना। बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो डायमैग्नेटिज्म का बिहेवियर है वो सप्रेस हो जाता है, और जो अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल है उसके कारण जो फील्ड में इंक्रीमेंट होता है दैट इज गोइंग टू डोमिनेट, और उसकी वजह से नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल जो होती है दैट इज बिकम्स स्ट्रॉन्गर। ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इनको जब हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नियरर प्लेस करते हैं तो दे शो स्लाइट अट्रैक्टिव फोर्स। ये स्लाइट अट्रैक्शन शो करते हैं, यानी कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इतना जो सामान्य रूप से जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं वैसा अट्रैक्शन। ठीक है। बहुत स्ट्रांग मैग्नेट के पास ले जाओगे तो इनका अट्रैक्शन जो है आपको अपीयरेंस में आएगा, दिखेगा कि दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप किसी स्ट्रांग मैग्नेट के पास में प्लेस करते हो तो दे आर गोइंग टू बी रिपेल्ड, वो रिपेल्ड होते हैं। ठीक है ना, उससे दूर की तरफ उसमें फोर्स लगता है। ठीक है। एक तीसरे तरीके के भी मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिनका फंडामेंटल बिहेवियर तो पैरामैग्नेटिक की तरीके से, यानी कि उसमें एटॉमिक लेवल पे डाइपोल्स हैं, लेकिन ये डाइपोल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच एक कंसिडरेबल इंटरेक्शन है, जिस इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं एक्सचेंज कपलिंग। और उस इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या होता है कि उस मटेरियल के वॉल्यूम में अलग अलग छोटे छोटे रीजन के जो हमारे एटम्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट जो है वो पोजेज कर लेते हैं। वो पर्टिकुलर रीजन, जिस रीजन के डाइपोल्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइनमेंट पोजेज करते हैं, उस रीजन को हम नाम देते हैं डोमेन का, यानी कि जिनमें डोमेन कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। और ये डोमेन कैरेक्टरिस्टिक क्यों आती है? ड्यू टू एन इंटरेक्शन नोन एज एक्सचेंज कपलिंग। ठीक है। अब ये इंटरेक्शन एक्चुअली कैसे जनरेट होता है दैट इज ए
कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वो आप अभी इस स्टेज पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो बस इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि जिनमें की एक्सचेंज कपलिंग होती है, जिसके कारण एक रीजन विशेष के जो एटम्स हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट कर लेते हैं। उस रीजन को नाम दिया गया क्या, डोमेन। यानी कि जिनमें डोमेन कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको आप बोलते हो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करते हैं तो इन मटेरियल्स के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। और जिसके कारण ये जब किसी मैग्नेट के पास प्लेस किए जाते हैं तो दे आर गोइंग टू शो ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करते हैं नियर द मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट निग्लेजिबली बट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। और डायमैग्नेटिक मटेरियल ऑलमोस्ट निग्लेजिबल बट रिपल्सन का फोर्स जो है वो शो करते हैं नियर द मैग्नेट। क्लियर है बात इतनी? यस सर। तो प्लीज नोट भी करिए, है ना। इन ए पर्टिकुलर एटम, बोलता जा रहा हूं, नोट करते, नोट करिए। इन ए पर्टिकुलर एटम due to the spin of the nucleus as well as revolution of electron around the nucleus, and रिवॉल्यूशन revolution of electron around the nucleus as well as rotation about their own axis, they have magnetic dipole moment. They have magnetic dipole moment. The dipole moment due to spin of nucleus, dipole moment due to spin of nucleus is much smaller. तो डाइपोल मोमेंट के बारे में क्या था? The dipole moment due to spin of nucleus is much smaller, हजारों गुना छोटा होता है, ठीक है ना। Much smaller as comparison to dipole moment due to individual electrons. Pairing of electrons much smaller as comparison to individual electrons. Pairing of electrons have tendency to cancel out individual dipole moment. Therefore, when we observe a particular material at atomic level, it may have
may have certain magnetic dipole moment are it may be zero at atomic scale, atomic or molecular scale. It may be zero at atomic or molecular scale. ठीक है, लिख लिए यहाँ तक। यस सर। अब हेडिंग लगाओ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या चलो तीन ही का बताना ही है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिखो। The materials which have magnetic dipole moment at atomic or molecular level एट एटॉमिक के बाद atomic or molecular level will have zero magnetic dipole moment for a particular volume. Will have zero magnetic dipole moment for a particular volume due to random orientation of individual dipoles. But when we place these materials, these materials in magnetic field region, due to torque on individual dipoles, they have certain alignment in the field direction. They have certain alignment in the field direction. And the magnetic field in the material volume region become larger as comparison to the applied field. Magnetic field in the material volume region
become larger as comparison to applied field. These materials shows slight force of attraction, slight force of attraction near a magnet, near a magnet. ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसको हमने इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है वहां पे रख दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि वो फील्ड लाइंस जो स्लाइटली डाइवर्ज पोजीशन में थी, वो फील्ड लाइंस भी जो होंगी अब इस मटेरियल रीजन में जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी। मटेरियल का जो वॉल्यूम रीजन है इसमें आपको जो फील्ड मिलेगा दैट विल बी लार्जर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड के, है ना। इस अप्लाइड फील्ड से ज्यादा हो जाएगा इससे मटेरियल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, ये यहाँ पे फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो गई एज कंपैरिजन टू आउटसाइड रीजन के लिए। तो ये हमारा जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरीके का कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है और इसको एक मैग्नेट के पोल के बीच में अगर लटकाओगे, ये मान लो कि एक मैग्नेट का दो पोल दिखा दिया, हॉर्सशू मैग्नेट है मान लो, नॉर्थ साउथ, और धागे से बांध करके अगर आपने यहाँ पे रॉड को लटकाया है ऐसे मटेरियल का, तो ये रॉड की जो लेंथ होगी दैट विल बी अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अलाइंड हो जाएगा। ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है उसके इन्फ्लुएंस में इस तरीके से इसका अलाइनमेंट हो जाएगा। लेंथ ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी अलोंग द पोल ओरिएंटेशन। ठीक है ना, ये पहचान हो गई एक तरीके से। देखो तो एक धागे से बांध करके मटेरियल को आपने लटकाया तो धीरे से वो ऐसे ओरिएंटेशन ले लेगा। ऐसे रॉड है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे साउथ पोल, तो रॉड को जो लटकाया है तो इसकी लंबाई जो होगी वो फील्ड लाइन के अलोंग अलाइंड हो जाएगी। ठीक है भाई, ये पैरा हो गया। ये पर्टिकुलर हमारा जो मटेरियल है इसके द्वारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोजेक्ट किया गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, कुछ ना कुछ तो हो गया ना डाइपोल मोमेंट। जो यस सर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोजेक्ट बाय द मटेरियल है पर यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। यहाँ पे लिखो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, या इसको मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं केवल। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, magnetic dipole moment per unit of the volume of the material is defined as magnetization vector or magnetization। ठीक है, तो जो m का डायरेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वही हमारा मैग्नेटाइजेशन वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, तो अगर हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया है तो इसका मैग्नेटाइजेशन का डायरेक्शन वही होगा जो अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? यस सर। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल
Direction of magnetization is same as the direction of applied field. ठीक है, दूसरा लिखो डायमैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, इसका एग्जांपल भी लिखना चाहो तो लिख लो थोड़ा। एयर आपका पैरामैग्नेटिक की तरीके से बिहेवियर देता है, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये मैग्नीशियम भी पैरामैग्नेटिक है, ये सब पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स जिनमें एटॉमिक लेवल पे डाइपोल्स नहीं है, मटेरियल्स नोट करो, मटेरियल्स विच डू नॉट हैव magnetic dipole moment at atomic or molecular level when placed in magnetic field region, magnetic dipoles are induced. Magnetic dipoles are induced. According to the Lenz law, these dipoles produces magnetic field in direction opposite to the applied field. In direction opposite to the applied field. And therefore, net magnetic field inside the material becomes smaller as comparison to applied field. These materials note slight repulsive force. These materials shows slight repulsive force when placed near the pole of the magnet. When placed near the pole of the magnet. ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गया और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस करा है ना, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था और उसमें आपने इस मटेरियल को लाके रख दिया, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी भाई, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी, है ना। तो जो इधर इस लाइन से जा रही थी वो जब मटेरियल रीजन में आएगी तो इधर की तरफ ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। ये फील्ड लाइन थोड़ा सा इधर की तरफ ऐसे
डाइवर्ज हो जाएंगे भाई, ठीक ना। मटेरियल के अंदर में जो हमको फील्ड मिलेगा दैट विल बी समवॉट स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड, ठीक है भाई। अंदर में फील्ड लाइन की डेंसिटी कम दिखेगी एज कंपैरिजन टू बाहर के, ठीक है। ये तुम्हारा मटेरियल है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के रूप में दिखाया, ये फील्ड में प्लेस करा, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक अलग कलर से बना दे रहे हैं। ये तुम्हारा मटेरियल हो गया जिसको आपने ला करके रखा, तो मटेरियल के अंदर में फील्ड कम हो गई एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड का, ठीक है। ये डायमैग्नेटिक का बिहेवियर हो गया। इसका जो पोलराइजेशन होगा, जो मैग्नेटाइजेशन होगा, वो भी सेम वे में डिफाइंड होगा, लेकिन मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन is opposite to the direction of applied field, ठीक है। ऐसे मटेरियल को जब आप पोल के बीच में रखोगे, मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर हार्सू मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है, और इसमें ऐसा मटेरियल रॉड जो है वो आपने रखा, तो क्या होगा कि ये रॉड जो होगा वो फील्ड के परपेंडिकुलरली ओरिएंटेशन रख लेगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। लंबाई उस केस में जो थी वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो रही थी, ये इस केस में लंबाई जो होगी वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये डायमैग्नेटिक का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया पहचानने का। ये जो पैरा और डायमैग्नेटिक मटेरियल है, दोनों का जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एक लाइन लिखो यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन ऑफ para and diamagnetic material is directly proportional to magnetizing field intensity। ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, तो अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, है ना। इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और ये जनरली एच से दिखाई जाती है ना, एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ध्यान देना कि इधर में हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते रहे, इंटेंसिटी शब्द यूज नहीं करते रहे अभी तक ना। बी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कह रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड केवल बोल रहे थे, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी
वो स्लाइटली डिफरेंट वे में डिफाइंड है, क्या है? अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इसको आप बोलते हो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यस से सर। जनरली इसको हम लोग दिखाएंगे। तो आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एच के। ठीक है, किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, दोनों के लिए। और अगर इक्वलिटी में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये लिखा जाएगा इक्वल्स टू काई टाइम्स एच। और ये जो काई लिखा गया है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ठीक है ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहलाती है। और इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, पॉजिटिव है फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक स्मॉल एंड पॉजिटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव है और स्मॉल। और काई जो है वो स्मॉल एंड नेगेटिव फॉर डाया। डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये छोटा है और निगेटिव होता है। ठीक है, तो बहुत बार हमको मटेरियल की पहचान करने को मिलती है। तो हम लोग जो है, अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आपको पहचान करनी है, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का अगर इंफॉर्मेशन दिया गया है तो वहां से हम पहचान सकते हैं। अगर छोटी है और पॉजिटिव है तो ये जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। 10⁻⁻8 के रेंज का मिलता है इसकी वैल्यू ना, ऐसा रिलेटिव। और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए निगेटिव होगा, वो तो आसानी से पहचान में आ जाए। जिसके लिए निगेटिव होगा वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर? डायमैग्नेटिक मटेरियल यस सर। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। गैस में तो ये दोनों को मान लो, ध्यान में रख लो। मेटल में आप कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, कार्बन है, ये सब जो है डायमैग्नेटिक है। ठीक है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कार्बन, कार्बन का डायमैग्नेटिक बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, तो कार्बन भी ध्यान में रखिए। तो ये हो गया दो तरीके के मटेरियल का इंफॉर्मेशन। अब आइए फेरो के बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, materials which have magnetic dipole moment at atomic or molecular level atomic dipole moment at
magnetic dipole moment at atomic or molecular level as well as which interacts through exchange coupling. Exchange coupling, which interacts through exchange coupling, due to which atoms of a particular region aligned their dipole moment in a specific direction. Atoms of a particular region aligns their dipole moment in a specific direction. That region is known as domain. When such type of materials are placed in magnetic field region, magnetic field become very strong as comparison to the applied field. In the material volume region. In the material volume region. ठीक है? They show the strong force of attraction. They show the strong force of attraction near the pole of the magnet. Near the pole of the magnet. ठीक है, जैसे मान लो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ब्लॉक हो गया और इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये बहुत दूर दूर की जो फील्ड लाइंस होंगी उसको भी अपने अंदर में ऐसे कन्वर्ट करा लेगा। ठीक है ना, इधर इतनी दूर दूर वाली फील्ड लाइंस भी इसके अंदर में कन्वर्ज हो जाएंगी। इनसाइड द मटेरियल जो फील्ड आपको मिलेगा दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेरिजन टू द अप्लाइड फील्ड के। ठीक है ना, इस तरीके से कन्वर्जेंस होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। आपने फील्ड लगाया 2 टेस्ला का, पता चला कि मटेरियल के अंदर में 200 टेस्ला का फील्ड हो गया, है ना, इतना स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस फील्ड का होता है। ठीक है भाई, ड्यू टू Yes, दिस sir. एक्सचेंज कपलिंग और जिसको आप डोमेन कह रहे हैं, डोमेन कैरेक्टरिस्टिक के कारण। अब इसके जो मैग्नेटाइजेशन का बिहेवियर है उसको 2 तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है। एक तो इनलार्जमेंट ऑफ डोमेन और दूसरा अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डोमेन। जैसे मान लीजिए समझने के लिए हम जो है अपने मटेरियल को, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको 4 इक्वल डोमेन में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भाई, ऐसा नहीं है कि डोमेन इस शेप के होते हैं, है ना। ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से।
ठीक है, हर एक का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे मटेरियल के अंदर में जीरो है, यानी कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये फ्रेश प्रिपेयर्ड है, कहीं से किसी तरीके का इसको फील्ड का एक्सपोजर नहीं मिला है पहले से। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इसका भी जीरो ही होगा। अगर पहले से कोई फील्ड का एक्सपोजर नहीं दिया होगा तो अब जब इस मटेरियल को उठा करके आप मैग्नेटिक फील्ड में लाके प्लेस करते हैं तो इसका मैग्नेटाइजेशन का जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। एक तो तरीका है, ये कहता है कि उस वाले डोमेन का वॉल्यूम बढ़ता है जिसका डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में है। जैसे मान लो कि इस फील्ड में इसको ला करके रखे तो इस वाले डोमेन का जो डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऐसे इसका वॉल्यूम बढ़ गया। और रेस्ट के जो वॉल्यूम है, नेचुरल है कि वॉल्यूम तो फिक्स है, तो रेस्ट के वॉल्यूम जो होंगे वो घट गए, तो डाइपोल मोमेंट हमारा मटेरियल सर्टेन पोजेस कर लिया ना भाई टोटल। यस सर। एक तो ये है। दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जैसे भाई हमारे वहां पे टॉर्क लग रहा था इंडिविजुअल डाइपोल पे, तो उसके कारण टॉर्क यहाँ भी तो लगेगा, तो ये वाला डाइपोल इधर अलाइंड हो गया, ये वाला डाइपोल जो नीचे की तरफ था वो इधर की तरफ ऐसे अलाइंड हो गया, और ये तो इन पे तो टॉर्क लगेगा नहीं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाले थे, फील्ड के डायरेक्शन वाले थे, तो टॉर्क तो ये एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, तो इसका अलाइनमेंट भी हो गया। तो ये दो अलग अलग बिहेवियर हो गए जिससे इनका मैग्नेटाइजेशन अपीयरेंस में आता है, enlargement of domain as well as torque on individual dipoles। और दोनों के क्यूमुलेटिव इन्फ्लुएंस में हमारा जो मटेरियल होगा उसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ये अलाइनमेंट भी हुआ इसका, ये अलाइंड हो गया, ये अलाइंड हो गया थोड़ा सा, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे टॉर्क लगा नहीं, और इसका वॉल्यूम बढ़ भी गया। तो इफेक्टिवली क्या मिला हमको, ये मटेरियल बहुत बड़ा मैग्नेटाइजेशन पोजेस करेगा एज कंपेरिजन टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन इसका जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। तो केवल मैग्नेटाइजेशन फील्ड पे ही डिपेंड नहीं करता है, ये प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारे इस मटेरियल का क्या है उस पे भी इसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है। तो क्या इसका जो है मैग्नेटाइजेशन का बिहेवियर है फेरोमैग्नेटिक का, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और फिर परमानेंट मैग्नेट का डिस्कशन करेंगे। आज को यहीं पे करते हैं फिनिश। तो ये चैप्टर भी बड़ा है क्या? नहीं नहीं, खत्म। मैग्नेटिक ये ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जो है थ्योरेटिकल है। ठीक है, अगला जो मैग्नेट होगा उसमें छोटे छोटे दो चार न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो वो है, और ये मेंस का है। ठीक है, ये जो यस सर। चैप्टर है ये टोटली मेंस का चैप्टर है। हाँ सर। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और मैग्नेट दोनों मेंस के हैं। ठीक है, एडवांस में नहीं। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।